जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, लेकिन ये 1 नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट कितना है जी? अरे लाल करता है, दी रहता है। हाँ, देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, राजनीति विज्ञान का। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दो चीज़ का प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। इकोनॉमिक्स का 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और हिस्ट्री का 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम लोग का जो होगा वो पोल साइंस का होगा। कल क्लास लेते, लेकिन कल थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम था, इसलिए कल क्लास नहीं लिए, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम 8 तारीख से चलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग का बहुत अच्छा तैयारी चल रहा होगा। इस बार 40 में कम से कम 35 तो सही कर ही दोगे आप लोग, ठीक है। कर देना, ताकि नेक्स्ट वाला मतलब 4th सेमेस्टर में आप लोग का ईजी होगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन चालू करें आज का। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हाँ, देखिए, पोल साइंस में सबसे पहले शीत युद्ध से क्वेश्चन बनाया गया है, शीत युद्ध का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते चले आज का। शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है, ठीक है। शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है, ठीक है। 19 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो कब? 45। शीत युद्ध का शुरुआत 1945 से माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हो कब? 1914, 1914 से चला, ठीक है। सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला 1939, 1939 से कब तक? 1939 से 1945, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1939 में चालू हुआ और 19 आते आते शायद खत्म हो गया। और सेकेंड जो वर्ल्ड वार चला 1939 से 1945 तक चला। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, उस टाइम पे दो महाशक्तियों का बीच में आपस में भिड़न हो गया, ठीक है। सबसे पहला पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, और उन्हीं ने क्या शीत युद्ध जैसा शुरुआत कर लिया, ठीक है। हाँ, शीत युद्ध की शुरुआत इसलिए कब मानी जाती है? 1945 में। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था, ठीक है। भारत पाकिस्तान होगा नहीं, काट देना पहले आप लोग इसे, ये तो हम ही बार बार आ जाते हैं। हाँ, देखिए, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब क्या? रूस। रूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? USSR, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत ऑफ रशिया, इस टाइप का इसका कुछ कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन रूस जब टूट गया, उसके बाद में रूस बन गया है ना। रूस टोटल कितना? 15 देश में टूटा। लेकिन 15 देश में टूटने के बावजूद भी सबसे बड़ा कौन है? रूसी है। चलिए, फालतू नहीं करेंगे बात, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध में अमेरिका किस गुट का नेतृत्व कर रहा था? सबको पता है, अमेरिका जो है वो पूंजीवादी का सपोर्ट करता है, ठीक है। अमेरिका है वो पूंजीवादी का सपोर्ट करता है, इसलिए पूंजीवादी का कर रहा था सपोर्ट। और साम्यवादी का कौन? रशिया करता है। इसका नेक्स्ट में वही आएगा। हाँ, सोवियत संघ शीत युद्ध के समय किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो क्या होगा? सामंतवाद। और पूंजीवाद का कौन? अमेरिका। और सामंतवाद का रशिया, ठीक है। अरे बार बार क्यों कलर चेंज हो जाता है यार। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई? ठीक है, नाटो का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है ना। नाटो का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है। क्या है जी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म है। तो नाटो का स्थापना कब हुआ था? जो नाटो का स्थापना हुआ था कब? 1949 में हुआ था, ठीक है। नाटो का मेन मालिक कौन है? अमेरिका। उसी का तो पीछे पीछे नाटो का स्थापना हुआ। कोई दिक्कत? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखें, सोवियत संघ ने नाटो के जवाब में किस संगठन की स्थापना किया? अब अमेरिका ने तो अपना नाटो बना लिया, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा सोवियत संघ को। इसीलिए सोवियत संघ ने इसका जवाब में क्या दिया? वार्सा संधि। क्या दिया जी? वार्सा की संधि। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम NAM, नाम नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, नाम का फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, ठीक है। हम नहीं लिख रहे, देरी हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष का नेतृत्व किस देश के प्रमुख रूप से किया गया था? वो भारत ने किया था। किसने किया था जी?
भारत ने किया था। ठीक है, गुट निरपेक्ष का सबसे पहले इसने किया था, भारत ने किया था। कोई दिक्कत किसी, अमेरिका ने, जर्मनी ने। 8 नंबर देखिए, शीत युद्ध के दौरान बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? 1961 में। ठीक है, बर्लिन का जो दीवार है कौन सा देश में है? बर्लिन का दीवार, बर्लिन का दीवार कौन देश में है? जर्मनी। कौन देश में है वो? जर्मनी में है। अच्छा, बर्लिन का दीवार बना कब? 1961। लेकिन बर्लिन का दीवार को गिराया कब गया? 1989 में। ठीक है, बर्लिन मतलब जर्मनी में ही, ये मान लीजिए जर्मनी है, तो जर्मनी का ही उत्तर दक्षिण को बांट दिया गया था। ठीक है, इसी के बीच में बना दिया था बर्लिन का दीवार। लेकिन जर्मनी के लोगों ने बर्लिन का दीवार को गिरा दिया कब? 1989 में। अगर बर्लिन का दीवार नहीं गिराया जाता तो आज तक बर्लिन जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग देश बन चुका है, उसी टाइप से बर्लिन भी इसी तरह बन जाता। तो वहां के लोगों ने बर्लिन का दीवार क्या किया? गिरा दिया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है? 1989 से 91। ठीक है, 91। क्योंकि जब रूस 15 देश में टूट गया, ठीक है, रसिया जब 15 देश में टूट गया, यूएसएसआर जब 15 देश में टूट गया, उसके बाद में ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन देखा जाए तो शीत युद्ध आज तक कायम है, भले रसिया टूट गया। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हारा कौन? समझ जाइए आप लोग ना, जो टूट गया वही तो हार गया, और जीत गया कौन? अमेरिका। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कौन सा संकट सबसे गंभीर माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है जी? क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहां तक 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था शीत युद्ध से। अगर शीत युद्ध से पूछेगा क्वेश्चन तो इतना ही पूछेगा, इससे अतिरिक्त ज्यादा पूछेगा नहीं। आप देखते हैं एक बार क्या चीज को, नाम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट को एक बार देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि नाम का जो नॉन एलाइजिंग मूवमेंट का जो स्थापना किया था वो भारत ने किया था। भारत का कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है? गुट निरपेक्ष की शुरुआत कब हुई थी? पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में गुट निरपेक्ष का शुरुआत हुआ था। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश का। हाँ, गुट निरपेक्ष के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ? बिलग्रेड, यूगोस्लाविया। कहाँ पे जी? यूगोस्लाविया। यहाँ पे जो 4 देश है ना, इंडोनेशिया, मिस्र, भारत, यूगोस्लाविया, ये चारों गुट निरपेक्ष का क्या है? सदस्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे क्या क्या दे देगा? दे देगा कुछ, चाइना दे देगा ना। मान लीजिए पूछ देगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी में काहिरा नहीं देगा, यहाँ पे लगा देगा चाइना, चीन। तो चीन इसका सदस्य नहीं होगा। आजकल का क्वेश्चन में यही ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब कि नहीं है वाला कुछ ज्यादा ही पूछता है। ठीक है, लोग देखते हैं संकट नहीं है, ऑप्शन ए में देखते हैं भारत, उसी को मार देते हैं, लेकिन नहीं है, लास्ट तक देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक किसे माने थे? मैंने अभी तो पहले ही बता दिया ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को माने जाते हैं। इसको देखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा जी इसका? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना। ठीक है, दोनों गुटों से अपनी दूरी बनाए रखना। ना हम पहली दुनिया में रहेंगे, ना ही हम लोग दूसरी दुनिया में रहेंगे, हम लोग शांति तरीके से रहेंगे, अपना दुनिया, जिसको क्या कहेंगे? तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। ठीक है, गुट निरपेक्ष को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? गुट निरपेक्ष आंदोलन के पंचशील सिद्धांत किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील सभ्यता किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के अलावा प्रमुख नेता कौन थे? टीटो और नासिर। टीटो और कौन थे जी? नासिर। नेहरू के बाद में यही दो नेता सबसे फेवरेट था। हाँ, हिटलर, चर्चिल ये नहीं हो, विंस्टन चर्चिल, हिटलर, ये लोग जर्मनी का, एक जन हो गया ब्रिटेन का, ये लोग नहीं होगा। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? जो 7वां शिखर सम्मेलन हुआ हमारा ही भारत में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में होता है। अच्छा, कभी कभी क्या दे देगा? सिर्फ दिल्ली दे देगा और एक दे देगा नई दिल्ली, तो आप लोग नई दिल्ली में करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल आधार क्या है? इसका शांति और सहयोग। ठीक है, शांति और सहयोग। कभी कभी लाल आता है, कभी कभी क्या आता है बोर्ड पता नहीं क्या होता है, व्हाइट बोर्ड में ठीक है ना, एक ही सादा रहता है, एक ही बार उसमें लिखते जाओ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नाम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट में भारत की भूमिका कौन सी थी? तो क्या था? नेतृत्वकारी था। क्या था जी? नेतृत्व, क्योंकि भारत ही तो नेतृत्व कर रहा था इसका, औपचारिक सदस्य नहीं।
वास्तविक थे हम लोग। अच्छा, गुट निषेध आंदोलन के समय दो गुट कौन कौन सा था, सबको पता है बच्चा बच्चा को, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन चालू हो जाएगा अभी, यूएनओ का ना, यूएनओ का, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो इसको, ठीक है, आप लोग यूएनओ का फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग को अगर क्लास समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे हम लोग को पता चलता है कि आप लोग हम लोग का वीडियो देख के समझ रहे हैं कुछ। और थोड़ा एग्जाम में ठोक के दीजिएगा इस बार ना, 40 में 40, तुक्का भाई से लगाओ कि लगना चाहिए, एकदम सही क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर बी, ठोक क्या ना। अरे ये जय माता दी वाला नहीं कीजिएगा, ठीक है, हम लोग वही करता था ना, पता नहीं है जय माता दी, मार दो कौन नो ऑप्शन। हम लोग का टाइम में उतना ऑप्शन वाला नहीं था, अभी ये नया लॉन्च हुआ इस टाइप का, पुराना ही वाला ठीक था। अभी तो यार क्या करें, चले बात नहीं करते, इवेंटों का देखते हैं। आप लोग कर दिए कमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, हम ही बता दिए। चले, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, यूएनओ का स्थापना जो था कब हुआ था, कब हुआ था, 1945, ठीक है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 1945। और यूएनओ का स्थापना किसके बदले में किया गया था, लीग ऑफ नेशन, यूएनओ का स्थापना लीग ऑफ नेशन के बदले में किया गया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का मुख्यालय, सॉरी, और न्यूयॉर्क कौन सा देश में, अमेरिका में है। यूएनओ की स्थापना किस समझौता के तहत हुआ था, जो यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो पेरिस समझौता के तहत हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, यूएनओ का चार्टर कब लागू हुआ था, यूएनओ का जो चार्टर था वो 10 दिसंबर 1900, सॉरी 10 दिसंबर, हाँ 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, हाँ यही है, ऑप्शन नंबर है। गलती हो जाता है कभी कभी ना, फिर भी नहीं हुआ, गलती हो गया। देखिए 25 नंबर, देखिए यूएनओ का आधिकारिक भाषा कौन सा नहीं है, आधिकारिक भाषा, ठीक है, यहाँ का कौन सा लैंग्वेज नहीं है यूएनओ का, यूएनओ में 5 लैंग्वेज है, ठीक है, 5 लैंग्वेज क्या क्या होगा, जो देश यूएनओ का क्या ये वास्तविक क्या है सदस्य है, औपचारिक सदस्य कितने हैं, 10, और औपचारिक सदस्य 5 है, ठीक है, औपचारिक कितने 10 और वास्तविक 5। तो जो 5 देश है उन लोग का सबका भाषा है अपना अपना, ठीक है, जर्मनी लेकिन नहीं है, तो क्या होगा इसका, जर्मनी होगा। जर्मनी में यूएनओ का कोई भाषा नहीं है, जर्मनी का भाषा नहीं है उधर पे। अच्छा, यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, जो इसका महासचिव का कार्यकाल कितने 5 वर्षों तक होता है। देखिए यूएनओ की महासभा की बैठक कितनी बार होती है, वो क्या होगा, हर साल सितंबर महीने में होता है। कौन सा महीना, हर साल सितंबर महीने में किया जाता है। ये कौन महीना है, अच्छा ये अगस्त, हाँ यही साल सितंबर, यही सी ना, सितंबर में होता है इसका बैठक, 15 सितंबर के 17 सितंबर, यही 2 डेट है कुछ। आगे देखिए, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन, ऑप्शन नंबर बी ट्राइग्वेट ली, ठीक है। अच्छा, हम लोग का अभी कितना नंबर क्वेश्चन, हाँ 29 नंबर, देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए इसको, हाँ 29, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5, ठीक है, अस्थायी सदस्य कितने 5, जिसमें कौन कौन है बता देते हैं इसको ना। 1 नंबर में कौन है, भारत नहीं है जी, यूएसए, यूएसए ना, 2 में कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस, उसके बाद में रूस, रूस, और लास्ट में एशिया का एकमात्र देश कौन, चीन, ठीक है। ये 5 देश का है अस्थायी सदस्य है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो यही लोग का भाषा चलेगा ना, चाइना का मैंडारिन भाषा चलता है, अमेरिका का इंग्लिश, इंग्लिश इस टाइप से, फ्रांसीसी भाषा, और रसिया का भाषा चलता है, ठीक है। और इसमें अस्थायी कितने हैं, 10, अस्थायी कितने हैं, 10। भारत अस्थायी का सदस्य है, अस्थायी का हम लोग नहीं है, ठीक है, भारत जो है यूएनओ का अस्थायी है। 30 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है,
अच्छा, क्या होगा इसका मुख्य उद्देश्य? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, शांति वगैरह बनाने के लिए यूएन स्थापना किया गया है। अब देखते हैं यूएनओ का और कुछ क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शक्ति और शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। 31 का। 32 का देखिए, यूएनओ के सिद्धांतों के अनुसार सभी सदस्य देश कैसे होते हैं? तो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं जी? समान, किसी को भी छोट बड़ नहीं समझा जाता है। ठीक है। यूएनओ का एक उद्देश्य क्या है? मानव अधिकारों का सम्मान करना, ये भी सही बात है। केवल शक्तिशाली देशों की रक्षा करना, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए यही तो होगा, यहीं पे दिख गया। युद्ध को बढ़ावा कैसे देगा यूएनओ? अच्छा हाँ। 34 नंबर देखे, यूएनओ का एक सिद्धांत है कि क्या है इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सही बात है। शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर शासन करेगा, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पहला ही तो सही मिल गया हम लोग को। ठीक है। अच्छा 35 नंबर देखे, यूएनओ किस प्रकार के विवादों का समाधान करना चाहता है? युद्ध के माध्यम से होगा नहीं। ठीक है, क्या के मतलब? शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है। अब मारपीट करके अगर कोई संस्था कोई चीज का सुलझाएगा तो उसे अवैध माना जाएगा। ठीक है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है? मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देना, सही बात है। सदस्य देशों के बीच विश्वास फैलाइए, गलत बात। ऑप्शन नंबर ए। यूएनओ के चार्टर के अनुसार बल प्रयोग कब किया जाता है, कब किया जा सकता है? जब कोई देश शक्तिशाली हो, आत्मनिर्भर करने के लिए, दूसरे पर शासन करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। जब कोई देश शक्तिशाली हो, आत्मरक्षा के लिए, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यूएनओ का एक मुख्य सिद्धांत है सदस्य देशों के बीच समानता, शक्तिशाली देशों की प्रधानता, आर्थिक शोषण, उपनिवेशवाद। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सदस्य देशों के बीच समानता, समानता कायम करना इसका काम होता है। यूएनओ के उद्देश्य का संबंध इनमें से किससे नहीं है? मतलब कौन वाला नहीं होगा? अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये भी होगा। मानवाधिकार की रक्षा, ये भी होगा। अच्छा नहीं है हाँ। संस्कृति विकास, ये नहीं होगा। ठीक है। औपचारिक औपनिवेशिक शासन का विस्तार, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यूएनओ कभी ये नहीं कहता है कि औपनिवेशिक जैसा कुछ स्थिति पैदा हो। और ये तीनों होगा, एक नहीं होगा। आप लोग लास्ट में देखेगा नहीं है, ज्यादातर आजकल क्वेश्चन में रहता है, तो वहाँ पर भी नहीं है वाला है ये। ठीक है, इसलिए हम इस वाला कुछ क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। आगे देखिए, यूएनओ के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी सदस्य देश क्या नहीं कर सकता? तो इसका क्या होगा? बल का प्रयोग और धमकी नहीं कर सकता। 41 नंबर, समकालीन विश्व में सुरक्षा की संकल्प किस प्रकार की होती है? ठीक है, इसका ऑप्शन अगला पेज में है। क्या होगा? बहुआयामी, आयामी। पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य आधार क्या है? पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य आधार क्या है? क्या होगा इसका? पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य आधार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सैन्य शक्ति। ठीक है। हाँ आगे देखिए, गैर पारंपरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? तो इसका क्या होगा? गैर पारंपरिक संबंध किससे है? पर्यावरण, आतंकवाद, मानव सुरक्षा, ये सब गैर पारंपरिक है। ठीक है, इसको यूएनओ मान्यता नहीं देता है। आतंकवाद को कौन मान्यता देगा? ठीक है। मानव सुरक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? मानव सुरक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका क्या होगा? व्यक्ति व समाज की सुरक्षा, यही होगा। हथियार की सुरक्षा कैसे होगा? ठीक है, ऑप्शन ही थोड़ा अलग लग रहा है ये। 45 नंबर देखे, यूएनओ की स्थापना कब होती? इसको तो यार हम लोग कर लिए। 45, शीत युद्ध काल में सुरक्षा का आधार क्या था? शीत युद्ध काल में सुरक्षा आधार क्या था? सैन्य गुटबंदी। ठीक है। आगे देखिए, भारत किस प्रकार की सुरक्षा का नीति अपनाता है? भारत किस प्रकार का सुरक्षा का नीति अपनाता है? रक्षात्मक। क्या अपनाते हैं हम लोग? रक्षात्मक। मतलब भारत का रूल है, हम लोग किसी पे पहले वार नहीं करते हैं, हम लोग जवाब में अपना करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे किए थे, पहले वार किए थे हम लोग नहीं किए थे, बाद में उसका जवाब दिया हम लोगों ने।
अच्छा 47 के देखें। आतंकवाद किस प्रकार की सुरक्षा को चुनौती देती है? ठीक है, आतंकवाद किस प्रकार की सुरक्षा को चुनौती देती है? गैर पारंपरिक। आतंकवाद अभी के लिए ठीक नहीं है जी, अभी के लिए कभी के लिए ठीक नहीं है। परमाणु हथियार प्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? परमाणु हथियार का प्रसार रोकना। क्या है? परमाणु हथियारों का प्रचार को रोकना। 50 नंबर, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती है? ये क्या होगा जी? गैर पारंपरिक। 51 नंबर देखें, समकालीन विश्व में सुरक्षा किससे सबसे अधिक जुड़ी है? व्यक्ति, समाज और राज्य। क्वेश्चन पढ़ के ही तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। कालेविक्ट सोसाइटी सामूहिक सुरक्षा का विचार किस संगठन से जुड़ा है? तो इसका क्या होगा? यूएनओ। अब यार नाटो का स्थापना कब हुई थी? बार बार यही आ रहा है। हाँ। वार्सा संधि का गठन किस वर्ष किया गया था? जो वार्सा संधि का गठन था वो 1955 में किया गया था। ठीक है। अच्छा 9/11 2001 की घटना किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा देश से है? अमेरिका। 9/11 हमले के बाद सबसे बड़ा वैश्विक खतरा क्या माना गया? क्या माना गया जी? आतंकवाद। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में वही हुआ था, आतंकवाद हुआ था, बॉम्ब विस्फोट हो गया था उसका पार्लियामेंट में। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कब हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1945। हिरोशिमा और नागासाकी कौन सा देश में है? जापान। परमाणु बम को किसने फेंका था? अमेरिका ने गिराया था। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। ठीक है, पूरा जापान तहस नहस हो गया। जापान ने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने कहा आज के बाद मेरे पास में परमाणु हथियार नहीं रहेगा, इस टाइप से उन्हें सरेंडर कर दिया। और अभी वर्तमान में जापान का देखरेख कौन करता है? अमेरिका करता है। ठीक है। 57। 58 नंबर देखिए, अणु प्रसार संधि एनपीटी कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ? 1968। ठीक है, और 68, हाँ 68 ठीक है। मानव सुरक्षा सहयोग आयोग की स्थापना कब हुआ था? मानव सुरक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2001। ठीक है, इसके तहत मतलब कोई भी मानव को उस प्रकार से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है। अब जो आतंकवादी है इंसानी तो है, अब कुछ कर दिया, कुछ घटना को अंजाम उन लोगों ने दे दिया, इसका मतलब तुम आतंकवादी, तुम्हारा आंखें फोड़ देंगे, इस टाइप से थोड़ी किया जा सकता है। ये मानव सुरक्षा के अंतर्गत में आ जाएगा। मानव है तो उसको मानव की तरह ट्रीट कीजिए, इस टाइप का वहां पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मानव सुरक्षा का विचार किस संगठन ने लोकप्रिय किया? तो किसने किया? संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ ने किया। पर्यावरण सुरक्षा का संबंध किससे है? ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा का संबंध किससे है? उपयुक्त सभी। देखिए कैसे, क्योंकि वनों की कटाई को रोकना सही बात है, जलवायु के परिवर्तन ये भी सही बात है, प्रदूषण को रोकना ये भी सही बात, इसलिए सब कुछ सही, उपयुक्त सभी। 62 नंबर देखिए, सुरक्षा दुविधा किससे संबंधित है? जो सुरक्षा ये है कितना? हथियारों की दौड़ से संबंधित है, दौड़ से संबंधित है। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? कम्पिटिटिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, मतलब परमाणु बम वगैरह बनाने के लिए जो बैन किया गया था उसका क्या था? सीटीबीटी के तहत ही बैन किया गया था। मतलब सीटीबीटी के तहत कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता। बात समझ में आ गया? तो सीटीबीटी परमाणु बम को बनाने की अनुमति नहीं देता है। हाँ ठीक है, बैन ट्रीटी। आगे देखे, सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985। और सार्क में कितने देश है? पूछ सकता है भाई। ठीक है, सार्क में कितने देश है? तो सार्क में टोटल 8 देश है। सार्क में टोटल कितने देश है? 8 देश है। कौन कौन बता देते एक बार। इधर का थोड़ा उठपटांग बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मालदीव 1, श्रीलंका यहाँ पे है 2, मालदीव श्रीलंका भारत 3, मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान यहाँ पे है
4, अफगानिस्तान यहाँ पे है 5, 1 2 3 4 5, नेपाल यहाँ पे है 6, भूटान यहाँ पे है 7, और 8 नंबर कौन, बांग्लादेश। बात समझ में आ गया। तो सार्क में टोटल कितना देश है, 8 देश है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, पता है आप लोग को 5, और अस्थायी कितने, 10। भारत पाक युद्ध 1971 का मुख्य कारण क्या था? बांग्लादेश का निर्माण। सही बात है, 1971 में भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया था, पता है आप लोग को। ठीक है, पाकिस्तान से हम लोगों ने उसका एक टुकड़ा तोड़ दिया था। भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया, इसीलिए युद्ध वगैरह हो गया था। सीमा विवाद भी एक टाइप से था ही था, लेकिन सबसे अहम भूमिका है बांग्लादेश का निर्माण। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। 1991। गैर पारंपरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ठीक है, गैर पारंपरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा क्या है? पर्यावरण संकट, ये भी एक है। उपयुक्त सभी, आतंकवाद भी है, मानव तस्करी भी है, तो इसलिए उपयुक्त सभी है, खतरा सभी है यहाँ पे। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? जो क्यूबा मिसाइल संकट जो था 1962, ऑप्शन नंबर बी। यूएन प्रिवेंटिव फोर्स का कार्य क्या है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शांति बनाए रखना। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है क्या? व्यापार। अब ट्रेड व्यापार यही तो होगा। क्लाइमेट चेंज किस सुरक्षा से संबंधित है? पर्यावरण से होगा, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन वगैरह इससे होगा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किस सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा, इसको तो आप लोग सखी देंगे जी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैश्वीकरण ने किस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ा दी है? तो किस प्रकार का? उपयुक्त सभी, साइबर अपराध, ये इसको ही बढ़ा दिया है, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, उपयुक्त सभी, सब होगा इसमें। ICJ, इसका फुल फॉर्म ये है, चलिए ICJ, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, 75 का क्या ऑप्शन नंबर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय ये, अरे छोड़ो, इंग्लिश में है, हिंदी में है। हिंदी से, हिंदी का ना उतना उसको पढ़ते ही नहीं, इसलिए हम भी इंग्लिश में याद किया था, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, 76 नंबर देखिए, आसियान संगठन किस देशों से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा है? एशिया। अच्छा, सार्क में तो टोटल 8 देश है, आसियान में टोटल कितने देश है? आसियान में टोटल 10 देश है। कितने देश है बहु? टोटल 10 देश है। ठीक है, म्यांमार से शुरू होता है इधर पे। ठीक है, म्यांमार से शुरू होता है, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार, लाओस, म्यांमार, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, टोटल कितने? 10 देश है। ठीक है। हाँ चलिए, देरी हो जाएगा, हम 76 नंबर हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु हथियार रखने वाला देश की संख्या कितनी है? तो परमाणु हथियार रखने वाला देश की संख्या कितनी? मान्यता 5 को है, लेकिन कुछ गुप्त तरीके से रखे हैं। हम लोग भी देखा जाए तो अमेरिका, मतलब जो यूएनओ है, डायरेक्टली मना किया था कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता, लेकिन वर्तमान में भारत के पास में भी है। ठीक है, परमाणु हथियार कोई भी देश क्यों बनाता है? ताकि अपना सुरक्षा के लिए। अब एक तरफ से क्या बोले, अगर किसी के पास में इस टाइप का कुछ हथियार रहता है तो कोई दुश्मन देश उसके ऊपर में आक्रमण करने के लिए क्या करता है? थोड़ा सोचता है, अगर इसके ऊपर आक्रमण कर देगा तो ये मेरे ऊपर में जवाबी हमला कर देगा, तो डायरेक्ट परमाणु बम ना पटक दे। क्योंकि जापान में एक बार हुआ था इस टाइप से, तो उस टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी में कितना ये हुआ था, आप लोग ने वीडियो वगैरह में देखा ही होगा। जापान का पूरा नक्शा चेंज हो गया ना। आज तक जापान में कोई, अगर कोई बच्चा नया जन्म होता है तो उसका कुछ दिक्कत हो जाता है, पूरा DNA में असर करता है। क्या चीज़? परमाणु बम DNA को पूरा भड़का देता है। तो इसीलिए परमाणु युद्ध वगैरह ना ही हो, वही अच्छा है। थर्ड वर्ल्ड वार बेसिकली ना हो। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में तो उतना हानि हुआ था, तो थर्ड वर्ल्ड वार जब भी हो गया तो पूरा दुनिया पे इसका असर देखने को मिल सकता है। ठीक है।
इसलिए भगवान से दुआ करना भाई आप लोग भी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। अब बहुत कोई कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं। पहला, ठीक है, पहला वाला जब हम लोगों ने किया था तो ये सफल नहीं हुआ था, सफल नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने 1998 में किया, ठीक है, ऑपरेशन, क्या नाम था इसका, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति जब किया उस टाइम पे पूरा ठीक ठाक हुआ, ठीक है। 11 मई को और 13 मई, ठीक है, 11 मई 1998 और 13 मई 1998, 2 दिन, मतलब कि 2 दिन किया था हम लोगों ने। अमेरिका पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था उस टाइम पे हम लोग के ऊपर में, फिर भी क्या करें, करना पड़ता है। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1998, पोखरण में हुआ था। पोखरण राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, वहीं पे क्या हुआ था? परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, ठीक है। जब परमाणु बम का परीक्षण हुआ तो पूरा दुनिया ने भारत के ऊपर में क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया था। लेकिन क्या करें, अगर हम लोग अभी वर्तमान में अपने पास में परमाणु बम नहीं रखते तो कोई भी देश आता और हम लोगों को क्या करके चला जाता ना, हम लोग देखते रह जाते। शुक्र करे कि अभी हम लोग के पास में क्या है, परमाणु बम है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद कर उतना कम है, क्योंकि उन महान पुरुष ने इस टाइप से भारत को दे दिया जो अभी थोड़ा अपना नाम ऊपर में है, ठीक है। चले, प्रावसन। अब माइग्रेशन से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले 79 का ऊपर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होगा भाई, ठीक है। प्रवासन का अर्थ क्या होता है? प्रवासन का अर्थ मतलब कोई बंदा एक जगह से दूसरा क्षेत्र में चला जाता है और वहां पे जाकर बस जाता है, चाहे वो अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से, उसी को क्या कहते हैं? प्रवासन कहते हैं। तो प्रवासन का अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, ही तो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रवासन के कितने प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? तो 2। अच्छा हाँ, 2। एक अस्थायी रूप से और दूसरा अस्थायी रूप से। प्रवासन, प्रवासन के कितने प्रमुख प्रकार माने? 2 ही है, ठीक है। हाँ, हो गया। और एक अगर देखा जाए तो 2, और एक तरीके से देखे तो प्रवासन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनल और दूसरा होता है क्या? इंटरनेशनल। और एक टाइप से देखे तो प्रवासन में अस्थायी रूप से भी लोग जाते हैं और अस्थायी रूप से भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी हालत में 2 ही होगा इसका। प्रवासन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है नेशनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल। और अगर एक टाइप से पूछेगा तो प्रवासन कितना? वो भी 2। उसमें क्या, एक होगा अस्थायी रूप से, दूसरा अस्थायी रूप से। अब अस्थायी रूप से कोई चला जाएगा तो वहीं पे बस जाएगा, अब भारत में फिर मतलब कि जो देश है उस वहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। 82 नंबर देखते हैं। जब लोग गांव से शहर की ओर चले जाते तो क्या कहलाता है? जब कोई लोग गांव से शहर में चलाते तो ग्रामीण शहरी प्रवासन, मतलब कि गांव से उठ के कहाँ चला गया? शहर में चला गया। भारत में सबसे अधिक प्रवासन किस कारण से होता है? रोजगार, रोजगार होगा इसका तो विवाह। अरे यार, इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए रोजगार और विवाह, अब विवाह में भी एक जगह से दूसरे स्थान पे महिला चले जाते हैं ना। अगर क्वेश्चन में देखे तो मेरे हिसाब से क्या होगा, रोजगार ही लगाना है आप लोग, ठीक है। अब विवाह कैसे होगा? अब विवाह से तो बस महिला प्रभावित होती है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो क्या होगा? रोजगार, रोजगार के लिए लोग एक स्थान दूसरे स्थान में चले जाते हैं। अच्छा, प्रवासन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो क्या पर पड़ता है? जनसंख्या वितरण पर पड़ता है, क्योंकि कोई स्थान में जाके बहुत ज्यादा लोग बस जाते हैं तो इससे दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में लोग कहाँ जाकर बस रहे हैं? उत्तर भारत के लोग जा रहे हैं कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटक, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर केरला। इधर उत्तर भारत के सभी तो वहीं पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं ना? केरला। मेरा ही दोस्त लोग अभी बहुत कोई केरला में है, तो क्या करें, हो जाता है। तो अभी उत्तर भारत का जनसंख्या कहाँ पे बढ़ जाएगा? दक्षिण भारत में बढ़ जाएगा, तो जनसंख्या वितरण पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्या होगा? शिक्षा और रोजगार। अरे पढ़ाई लिखाई के लिए तो लोग जाते हैं एक देश से दूसरे देश। जैसे किसी को मेडिकल साइंस का पढ़ना है ये, तो कहाँ जाते हैं ज़्यादातर? यूक्रेन जाते हैं, कोई जाता है अमेरिका जाता है, ठीक है, उन्हीं देशों में ज़्यादातर जाते हैं। और दूसरा रोजगार। अब रोजगार के लिए तो ज़्यादातर लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, मेनली रोजगार के लिए लोग भटकते हैं प्रवासन में। अब विवाह नहीं होगा, ठीक है, विवाह से महिला प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे अधिक मजदूर किस प्रकार का प्रवासन करते हैं? तो क्या प्रकार करते हैं? मौसमी प्रवासन, ठीक है। हाँ, ब्रेन ड्रेन किससे संबंधित है?
तो जो ब्रेन ड्रेन हो शिक्षा प्राप्त लोगों का विदेश प्रवासन से संबंधित है। प्रवासन से गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवासन से गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या, श्रम शक्ति कम होता है। पुल फैक्टर्स का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है, वह कारण जो लोगों को आकर्षित करते हैं, तो यही है इसका। पुश फैक्टर का अर्थ क्या होता है? तो पुश फैक्टर्स का अर्थ क्या होता है, गरीबी, बेरोजगारी, आपदा आदि, ये सब होता है इसका। किस राज्य से भारत में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर निकालते हैं? तो क्या होगा इसका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार भी है, आप लोग कहेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा स्टेट है ना, जनसंख्या वाला स्टेट, इसलिए। डिसअप्रोड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया था? तो ये विदेश में बसे लोगों के लिए किया गया था। डिस्पोट शब्द का। प्रवासन से शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है, जनसंख्या दबाव बढ़ता है। अब जनसंख्या ही तो बढ़ जाता है भाई। भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी किस क्षेत्र में जाते हैं? तो कहाँ पे जाते हैं, खाड़ी देश। ठीक है, मिडिल ईस्ट। खाड़ी देश में टोटल देशों की संख्या कितने, 18 ना, ये वाला है ना, इसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, इस तरह में जो देश है मिडिल ईस्ट में, तो वहीं पे जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, और मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ, दुबई। दुबई भी क्या में, मिडिल ईस्ट में ही है। उधर पे रोजगार वगैरह ठीक मिलता है। इसके बाद में ठीक ही उधर पे ना। चलिए आगे जाते हैं। खाड़ी देश उसी को कहते हैं। खाड़ी देश टोटल कितना, 18, और भी हो सकता है, लेकिन मैं 18 जानता हूँ। एशिया में टोटल 48 है। प्रवासन का संख्यात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या पड़ता है इसका, विदेश से धन भेजना। ठीक है, अगर कोई बंदा विदेश में जाता है और वहां से पैसा कमा के अपना देश में भेज रहा है, तो इससे अच्छा ही तो अपना देश का जीडीपी ग्रोथ होगा, तो अच्छा बात है ये ना। ना भारत का पानी ले रहा है, ना भारत का हवा ले रहा है, ना भारत का जमीन ले रहा है, ना भारत का खाना खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बाहर देश में है और बदली में भारत को बस पैसा भेज रहा है। तो भारत का ना ठीक होगा इससे। तो जाए भारत से लोग बाहर देश में जाए और क्या भेजे, पैसा भेजे, ताकि हमारा जीडीपी ग्रोथ हो। भारत का प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत का प्रवासी दिवस 9 जनवरी। कब मनाया जाता है जी, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी को ज्यादातर लोग जो विदेशों में रहते हैं अपना देश में आते हैं और ये दिवस को मनाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। 97 का रिफ्यूज माइग्रेशन किससे संबंधित है? जो ये है वो किससे संबंधित है, युद्ध, हिंसा, आपदा से पयन। जब कोई क्षेत्र में इस प्रकार घटना घटित होता है तो इससे संबंधित होगा। ठीक है, प्रवासन का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? जनसंख्या का संतुलन ये कैसे होगा? ठीक है, इसका क्या होगा, भीड़ भाड़ और झुकी बस्तियां, ये होगा इसका। भारत में महिलाओं का प्रवासन मुख्यतः किस कारण होता है? अब इसको तो बताना पड़ेगा, किस कारण होता है विवाह। जब कोई महिला विवाह वगैरह करती है ना, घरदामाद एक लिखता है ना, घरदामाद तो ज़्यादातर लड़के जाने के लिए राजी होते नहीं हैं। अब महिला शादी हो देती है तो एक घर से दूसरा घर चले जाती है ना। अभी जैसे कितने यहाँ पे लड़के देख रहे हैं, तो आप लोग भी प्रवासन करवाएंगे, लेकिन अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है, गांव वाला प्रवासन। ठीक है, गांव तो मतलब कि गांव वही है, बस लाइन दूसरा दूसरा, उसका दूसरा लाइन। जैसे किसी का होता है 5 नंबर लाइन, तो ले आएगा 4 नंबर लाइन, इस टाइप से। ठीक है, तो विवाह से महिला लोग का ये होता है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? तो किस आधार पर, आय और उपभोग स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो प्रवासन से बनेगा तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं गरीबी से। ठीक है, वर्ल्ड लेवल गरीबी उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मिलेनियम डोनेटेड गोल्ड MDGs अपनाए गए? तो इसका क्या होगा, 2000 में। कब, सन 2000। MDGs का मुख्य पहला लक्ष्य क्या था? क्या था? ऑप्शन नंबर बी, गरीबी और भूख मिटाना, क्योंकि ये भूखमरी और गरीबी सबसे खराब चीज है ना। MDG मतलब कि इसका मतलब क्या है, वही गरीबी का ही कुछ बात कर रहा है। MDG के बाद कौन सा नया वैश्विक कार्यक्रम लगाया गया?
तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। हाँ यही। SDG की समय सीमा कितनी रखी गई? ठीक है, इसका जो समय सीमा रखी गई 2030 तक रखी गई है। SDG का लक्ष्य एक क्या है? तो इसका लक्ष्य एक तो क्या है? हाँ, जलवायु परिवर्तन को रोकना। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या? गरीबी उन्मूलन और विकास हो। विश्व बैंक यही कहता है, वर्ल्ड बैंक का यही बोलता है कि विकास हो लोगों का। क्वेश्चन नंबर 107, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मनी फंड का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मनी फंड का मुख्य कार्य क्या होता है? हाँ, आर्थिक स्थिति वाला ही रहेगा क्योंकि पैसा से जुड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिरता और ऋण उपलब्ध कराना ही करता है। किस देश ने वार ऑफ प्रॉपर्टी अभियान 1964 में शुरू किया था? तो इसका क्या था? अमेरिका। 109 नंबर, ब्राजील ने गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सा प्रसिद्ध कार्यक्रम चलाया था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलो स्पीड करते हैं थोड़ा। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चीन ने पिछले 40 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला? तो लगभग कितना? 80 करोड़। चीन में यही चीज सबसे अच्छा है ना, कि चीन में लोग ज्यादातर गरीबी से हट के अच्छा जिंदगी की ओर जाते हैं। क्योंकि चाइना में क्या है पता है? चाइना में एक चीज ये है कि चाइना में जितने लोग हैं वे सारे स्किल्स लोग होते हैं। हमारे भारत में ज्यादातर अनस्किल्स, काम जानते हैं, मैं ये नहीं करूँ कि काम नहीं जानते हैं, लेकिन अनस्किल्स लोग ज्यादातर होते हैं भारत में। अगर देखा जाए भारत में बस एक स्पेशलिस्ट लोग, स्किल्स लोग, तो एक डाटा के अकॉर्डिंग माना जाता है कितना? 15%। कितना है जी? 15%। 15% जो लोग है वो क्या है? स्किल्स है। लेकिन जो 85% है, ठीक है, 85% है, ये भी काम करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? अनस्किल्ड। जैसे एक घर बनाते हैं कोई, ठीक है, तो घर वगैरह बनाते हैं तो खिड़की बनाएगा। अब कोई भी मिस्त्री बनाएगा, जब खिड़की को ढापेगा तो उसको तुम ये ढाप देगा, अब उसका छिटकनी तो लगाएगा, क्या उसको मकड़ी बोलते हैं, उसको जब लगाएगा तो उसका जो वो मकड़ी लगाने वाला बनाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा कस के ऐसा करेगा, इससे ऐसा करेगा, लगाएगा। तो वो इस टाइप का क्यों हुआ? अनस्किल्स। 85% वाला लोग घर को बनाया। अगर स्किल्स लोग बनाएगा तो एकदम ठीक ठाक से बनाएगा उसको ना, वहाँ पे ठीक ठाक बातों को ध्यान देगा। दरवाज़ा वगैरह देखिएगा, जब ये आता है बरसात आता है तो फूल कितना मोटा हो जाएगा, उसको इस डिजाइन से बनाएगा कि जब दरवाजा बंद करेगा तो एकदम टान के पूरा एकदम चाप मारेगा, उसके बाद में मकड़ी लगाएगा। सुबह खोलने टाइम पे टाना देकर खोलना पड़ता है। लेकिन उसी के जगह में अगर स्किल्स लोग उसको बनाएगा तो ठीक ठाक बनाएगा। और चाइना में 80% क्या है? 80% स्किल लोग है। अब 80% स्किल लोग जब एक देश में काम करेगा तो उस देश का विकास होगा कि नहीं होगा? उसी देश का विकास होगा। तो इसीलिए अभी चाइना बहुत आगे है, बहुत विकसित हो चुका है। क्या चाइना? माना कि विकासशील है चाइना भी, लेकिन विकसित हो चुका है चाइना। भारत से बहुत सारे लोग चाइना जाते हैं घूमने के लिए, वे अपना ब्लॉग वगैरह में दिखाते हैं, देखिएगा। आप लोग तो चाइना जा नहीं सकते, मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग उस ब्लॉग में देखिएगा कि चाइना का कितना अच्छा सब कुछ है। अभी वहाँ का एयरपोर्ट हो गया, वहाँ का नहर हो गया, वहाँ का गांव वगैरह, शहर, सबको देख लें किस टाइप से एकदम व्यवस्थित तरीके से सारा चीज़ को बसाया जाता है। हमारे भारत में थोड़ा ये चीज़ स्लो है। स्लो क्या, बहुत स्लो है। चले आगे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीबी मिटाना था? तो इसका क्या होगा? इसका यूएनडीपी। यूएनडीपी, हाँ। माइक्रो फाइनेंस मंडल गरीबी उन्मूलन के लिए किस देश में सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था? तो ये कौन सा देश? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश का कौन सा बैंक गरीबों को छोटे ऋण देने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये कौन है? ग्रामीण बैंक। जो ग्रामीण बैंक है छोटा ऋण वगैरह भी दे देता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ग्रामीण बैंक का स्थापना किसने किया था? हाँ, मोहम्मद यूसुन। मोहम्मद यूसुन ने किया था इसका। अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन हेतु मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहल कौन सी थी? तो इसका क्या होगा? यूईपीएडी।
भारत में सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? मनोरेखा, मनरेगा। असमत सेना के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलाया गया है? कुछ, हाँ, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गरीबी का विकास का कम करना। गरीबी उन्मूलन का दशक किस दशक को कहा गया था? तो इसका क्या होगा? 1970 के दशक को कहा गया था। ठीक है, 2020 तक विश्व में अत्यधिक गरीबी किस महाद्वीप में सबसे अधिक पड़ी थी? तो इसका क्या होगा? अफ्रीका। क्या होगा जी? अफ्रीका। एशिया में मैंने माना कि गरीबी है, लेकिन उतने भी बड़े स्तर पे गरीबी नहीं है। लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अविकसित है, मतलब एक टाइम पे ठीक से उन लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है। अब जो देश में इस प्रकार का होता है तो वो तो गरीबी रेखा के बहुत नीचे आ जाएगा ना, तो अफ्रीका इसी में है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, मानव सुरक्षा। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आगे का क्लास कल समझेंगे। तब तक ले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।